नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BCOS 185 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके क्वेश्चन नंबर 3 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, ताकि वो दोनों ही जो है आपके क्वेश्चन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि व्यावसायिक अवसर के विभिन्न साधनों की चर्चा कीजिए। जो एक क्वेश्चन है व्यावसायिक अवसर वाला, ये चैप्टर नंबर 5 से है। चैप्टर का नाम ही है व्यावसायिक अवसर पहचान और चयन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहाँ पर तीसरे का भाग 2 है, वो ये है कि भाई व्यावसायिक आइडिया की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे व्यावसायिक अवसर के विभिन्न साधन पूछ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आइडियाओं की उत्पत्ति होती हैं, विचारों की उत्पत्ति होती हैं, ये किस तरीके से होती है ये बताओ। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 5 से मिल जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर की जो PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो आ सकता है व्यावसायिक अवसर क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या बिजनेस आइडिया क्या है। दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम है। तो देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो ये एक ऐसे आइडियाज़ हैं, एक ऐसे विचार हैं जिनके माध्यम से मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नई नई सर्विसेज आती हैं, और काम करने के नए नए प्रोसेस विकसित किए जाते हैं। यानी कि एक जो उद्यमी होता है वो क्या करता है, वो बाज़ार में ऐसे अवसरों की तलाश में रहता है जो उसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ में सहायक हो। तो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, किसी भी उद्योगपति को अपने उद्योगों की सफलता को निर्धारित करना है, तो ये क्या करेगा, वो किसी ना किसी तरीके से उन प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि जिसकी ज़रूरत है किसको, उपभोक्ता को। तो ऐसे में व्यावसायिक अवसर या बिजनेस आइडिया ऐसे विचार होते हैं जिनके माध्यम से मार्केट में नए प्रोडक्ट आते हैं। इसमें इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है कि अब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, या लोगों को ज़रूरत क्रिएट की जाती है। तो व्यावसायिक अवसर या बिजनेस आइडिया क्या है, ये सिर्फ ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसे विचार हैं जिनके माध्यम से नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। लेकिन वो नए प्रोडक्ट मार्केट में जब आते हैं, जब मार्केट का गहराई से अध्ययन किया जाता है कि भाई अब मार्केट को किस चीज़ की ज़रूरत है, अब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों के जीवन को अधिक से अधिक सुविधापूर्ण कैसे बनाया जाए, इसके बारे में नई नई रिसर्च होती हैं, और फिर नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, नई नई सर्विसेज आती हैं, और नए नए प्रोसेस भी आते हैं। तो ऐसे में जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी उद्यमी है, उसको अपने आसपास होने वाली समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि देखो, समस्याओं के बारे में पता है तो आप उसके हल के बारे में ढूंढोगे, और जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आप एक नया विचार क्रिएट करोगे, और जब आप एक नया विचार बनाओगे तो आप एक पूरी मार्केट को जन्म दोगे। समझे बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख रहे होंगे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन थे, फिर भी बैटरी रिक्शा आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा कि हाँ भाई, लोगों को समस्याएं हैं, जो रिक्शा पैंडल वाला था उसमें ज़्यादा लोगों को मेहनत हो रही थी, तो बैटरी रिक्शा आया। अब जो बैटरी रिक्शा वाली कंपनियां थी उनकी पूरी मार्केट चल पड़ी। तो भाई, किसी भी उद्यमी को अपने आसपास होने वाली समस्याओं को बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जब वो समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढता है तो मार्केट में एक नई प्रोडक्ट को क्या करता है, वो जनरेट करता है। इसके अलावा जो एक उद्यमी होता है वो ज़रूरतों को देखता है लोगों की, और क्या परिवर्तन आने चाहिए ये देखता है। इस तरीके से नए नए जो आइडिया हैं, यही कुल मिलाकर पूरी मार्केट की चैन को चलाकर रखते हैं। अब जो ये आइडिया हैं, इनके दो सोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। यानी कि एक आंतरिक स्रोत और एक बाहरी स्रोत। तो किसी भी संगठन के अंदर से जो जानकारी मिलती है वो आंतरिक स्रोत होते हैं, और जो बाहर से जानकारी मिलती है वो बाहरी स्रोत होते हैं। जैसे हर एक संगठन अपने एक डिपार्टमेंट बनाकर रखता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करे, नए नए प्रोडक्ट पर रिसर्च करे, और किस तरीके से प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जाए इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करे। और इस तरीके से नए नए व्यावसायिक अवसरों का आधार बनते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, और इस तरीके से मार्केट लगातार चलती रहती है। आंतरिक स्रोत में दूसरा स्रोत है कर्मचारियों का अनुभव। कई बार कुछ इंप्लॉयज ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक काम करते रहते हैं, और उसके बाद वो नए नए आइडिया देते रहते हैं, नए नए डिजाइन उसमें क्रिएट करते रहते हैं, और फिर इस तरीके से नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं। क्योंकि कर्मचारियों को जो अपना अनुभव होता है, ग्राहकों से जो उन्हें फीडबैक मिलता है, वर्क प्लेस पर जो उन्होंने समस्याएं देखी हैं, उसके बाद जब वो उसका सॉल्यूशन देते हैं, तो इस तरीके से ये इनोवेटिव सॉल्यूशन होते हैं, और इस तरीके से नवाचार होता रहता है।
इसके अलावा कुछ उद्यमी ऐसे होते हैं, उनका बहुत बढ़िया इंटरेस्ट होता है बहुत सारी चीज़ों में, कुछ उनका शौक होता है और वो अपने इंटरेस्ट को, अपने शौक को ही अपना उद्योग बना लेते हैं, अपना व्यवसाय बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई हस्तकला में फेमस है, कोई फोटोग्राफी में, कोई बैंकिंग में, वो उसी को अपना बिजनेस बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का नाम सुना होगा आपने। ये बंदा अपनी फिटनेस के लिए एकदम प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी हैं, आप सभी जानते हो, महान खिलाड़ियों में से एक हैं। बट खेल से ज़्यादा इनकी फिटनेस की चर्चा ज़्यादा होती है। तो फिटनेस इनका शौक है और इसके रिलेटेड ही इन्होंने एक व्यवसाय शुरू करा है चिसेल नामक कंपनी से, ठीक है। और ये बहुत सक्सेसफुल है, आप जाना नेट पे इसे सर्च भी करना, आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की, यानी कि बाहर से कौन कौन से आइडिया प्राप्त होते हैं। तो देखो, एक उद्योगपति हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखता है कि उपभोक्ता की ज़रूरतें क्या हैं। जो उद्योगपति बहुत जल्दी से उपभोक्ता की ज़रूरतें पकड़ लेता है, वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो उपभोक्ताओं की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, बाजार में ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं और समस्या को देखकर उद्यमी नए उत्पाद देता है, नई सेवाएं विकसित करता है और इस तरीके से उसकी सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा उद्यमी को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट को कंपटीशन किससे मिल रहा है, यानी कि कंपिटिटिव प्रोडक्ट कौन से हैं। अब मुझे पता है कि भाई मेरी कंपनी को दूसरी फलानी कंपनी से क्या है, कंपटीशन मिल रहा है, तो मुझे अब उसकी कमियां ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इससे मैं खुद नए नए विचार क्रिएट करूंगा और फिर अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छा कर दूंगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, ये बाजार की मांग, बाजार के रुझान के बारे में बताता है और इस तरीके से नए नए विचार क्रिएट होते हैं। इसके अलावा मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। समाचार पत्र, टीवी, बिजनेस मैगजीन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये हमें नए नए रुझानों के और व्यापारिक अवसरों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यापार मेले लगते हैं, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, जिनसे हमें नए नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, मशीनों के बारे में पता चलता है और ये भी फिर नए नए विचार देते हैं और फिर उस विचारों का प्रयोग करके हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्यावसायिक अवसर क्या हैं, तो कुल मिलाकर व्यावसायिक अवसर एक अवसर की पहचान है जिसके माध्यम से अपनी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की जा सकती है। उपभोक्ताओं के व्यवहार का इसमें अध्ययन किया जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है और उसके बाद उपभोक्ता की समस्या के समाधान के लिए प्रोडक्ट बाजार में लाए जा सकते हैं और इस तरीके से बाजार का साइकिल चलाया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी नीतियां और योजनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए, इससे भी नए नए विचार पता चलते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि व्यावसायिक अवसर हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकते हैं और एक सफल उद्यमी वही है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज का अच्छे से एनालाइज करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है और ये उसकी कंपनी के लिए हितकारी भी होता है, लाभकारी भी होता है। क्वेश्चन हमारा जो दूसरा था वो ये था कि व्यावसायिक आइडिया उत्पत्ति की तकनीकें क्या क्या हैं, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड आपके अंदर जो आइडिया आ रहे हैं वो आइडिया किस तरीके से आ सकते हैं। तो देखो, अगर आपका माइंड एक बिजनेस माइंड है तो ना आप हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ अपना ध्यान देंगे, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स की तरफ अपना ध्यान देंगे तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो मार्केट में आप एक नई चीज़ को लेकर आएंगे। तो जब आप आइडिया उत्पत्ति की बात करते हो, आइडिया जनरेशन की बात करते हो, तो इसमें हमें किसी समस्या के समाधान, किसी चीज़ की नई खोज, किसी रचनात्मक पहल के लिए अपने दिमाग को लगाना होता है और जब वो चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं तो नए नए विचार उससे रिलेटेड आते हैं। ये तकनीकें जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती हैं, ठीक है, और टीम वर्क को भी बढ़ावा देती है। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की जा रही है जिसके माध्यम से आइडिया जनरेट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, तो देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक ग्रुप होता है और ये ग्रुप आपस में डिस्कशन करता है। इसमें जितने भी बंदे हैं वो सब लोग जिस टॉपिक पे उन्हें बुलाया गया है उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं और आपको पता है जब जहाँ खुले विचार, खुली बहस होती है वहाँ पर नए विचार जन्म लेते ही लेते हैं। हर एक व्यक्ति अपना सजेशन देता है और इस सजेशन के माध्यम से संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि 20 लोग 20 तरीके के विचार देंगे, उनमें से जो सबसे बढ़िया आइडिया होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर इस तरीके से विचारों की एक तकनीक बढ़ जाएगी। इस तकनीक का उद्देश्य है कि संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो बंदा जो भी विचार देगा सारे लिख लिए जाते हैं, चाहे वो अच्छा विचार हो चाहे वो गलत विचार हो। फिर बाद में उस विचार का एनालाइज किया जाता है और फिर उसके बाद उस पर काम शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, समस्या को स्पष्ट रूप से पहले परिभाषित किया जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। सभी सदस्य प्रॉब्लम पे अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं, सही विचारों को लिखा जाता है और बाद में उसे एनालाइज किया जाता है। ये पहली तकनीक है और इस तकनीक का नाम क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक क्या है, इसमें पूरा का पूरा एक ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप मीटिंग होगी। मीटिंग में सबसे पहले क्या होगा, समस्या को बताया जाएगा और ये कहा जाएगा भाई सभी लोग अपनी अपनी राय दें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा
बिजनेस फील्ड में मीटिंग्स बहुत ज़्यादा अहम होती हैं और लगातार ये मीटिंग होती रहती हैं जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी राय देता है और उसके बाद जो उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, ये लोग क्या करते हैं, फिर उस विचार को कार्यस्थल पर लेकर आते हैं और फिर एक नए प्रोडक्ट की जन्म होता है। दूसरी तकनीक है माइंड मैपिंग। तो व्यावसायिक अवसर की दूसरी तकनीक कौन सी है? माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या होता है, ये तकनीक विचारों को ग्राफ के रूप में व्यवस्थित करती है। इसमें क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है वो सेंटर में लिखा जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड ब्रांचेस बनाई जाती हैं, छोटे छोटे विचार रखे जाते हैं और फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। एक तकनीक है स्कैम्पर तकनीक। स्कैम्पर का मतलब क्या है? एस का मतलब है सब्सिट्यूट, सी का मतलब है कंबाइन, ए से एडॉप्ट, एम से मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज और एलिमिनेट और रिवर्स। तो स्कैम्पर तकनीक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उद्यमशीलता में। इसमें किसी उत्पाद या समस्या को नया रूप देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सब्सिट्यूट का मतलब होता है कि मशीनरी वही चलेगी, उसका एक हिस्सा बदलना है। कंबाइन का मतलब ये है कि अलग बहुत सारे आइडिया को जोड़ेंगे और एडेप्ट का मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज करेंगे। इसके अलावा एक और तकनीक चलती है सिक्स थिंकिंग हैट्स तकनीक। इस तकनीक में विचार के प्रोसेस को 6 प्रकार से बदला जाता है। इसमें क्या होता है, 6 अलग अलग कलर की टोपी होती हैं, जिसमें वाइट कैप का मतलब होता है तथ्य और जानकारी पर ध्यान देना, यानी कि फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं। लाल टोपी में क्या होता है, इमोशन से रिलेटेड चीज़ें शामिल की जाती हैं। काली टोपी का मतलब होता है जोखिम और समस्याओं पर विचार किया जाता है कि रिस्क कितना है। पीली टोपी का मतलब है कि हम पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे। हरी टोपी का मतलब है कि क्रिएटिव एफर्ट्स होंगे हमारे। और नीली टोपी का मतलब ये है कि पूरे प्रोसेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो इस क्या होता है, ये सिक्स हैट जो टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे पहले क्या होगा, फैक्ट इकट्ठे करेंगे, भाई ये हमारी समस्या है, इसके लिए इतनी कॉस्टिंग आएगी, ये चीज़ें होंगी, कहाँ कहाँ मार्केटिंग करेंगे, सारे फैक्ट इकट्ठे करेंगे। फिर उससे रिलेटेड इमोशनली चीज़ें ढूंढेंगे, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा। काली टोपी में देखेंगे कि भाई बिजनेस शुरू करने में रिस्क कितना है। पीली टोपी में हम पॉजिटिव चीज़ रखेंगे, हाँ भाई इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर हल्का फुल्की निगेटिव है तो चल जाएगी। हरी टोपी में हम ये देखते हैं कि नए विचार और क्या हो सकते हैं। और नीली टोपी में पूरे पूरे क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट का प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा एक और तकनीक होती है अवसरों के लिए, वो होती है डिजाइन थिंकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो उपयोग करता है ये उसके ऊपर निर्भर है कि वो समस्या की पहचान कैसे करेगा, प्रोटोटाइप कैसे बनाएगा और समाधान कैसे करेगा। इसमें उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को समझा जाता है, समस्या को परिभाषित किया जाता है, फिर विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अलावा एक और तकनीक है रोल प्ले। इसमें क्या होता है, उपयोगकर्ता या समस्या से जुड़े व्यक्तियों की भूमिकाएं निभाकर समझने की कोशिश की जाती है, यानी कि अपने आप को कंज्यूमर की जगह रखा जाता है कि भाई अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कैसे खुद ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक और तकनीक है डेल्फी तकनीक। इसमें विशेषज्ञों का एक समूह होता है और अपनी राय देता है और विचारों को एकत्रित करके अगला स्टेप तैयार करता है। तो ये कुछ तकनीकें हैं जो कि हमें विचारों को उत्पन्न करने में मदद करती हैं। अगर आप कोई छोटी मोटी कंपनी चला रहे हैं या बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसमें आप इन तरीक़ों से नए नए विचार ला सकते हैं, ताकि आपको यह पता चल पाए कि अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आप अपने व्यवसाय को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि उद्यमिता में व्यवसाय योजना तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यवसाय योजना के मुख्य तत्वों की उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो उद्यमिता में व्यवसाय योजना क्या होती है। तो देखो भाई, कहीं पर भी आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है और हर चीज़ की प्लानिंग एक महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंस होती है। उसका रीज़न होता है क्योंकि देखो, जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके सक्सेस के रेट ना और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई काम कर रहे हो तो आप इमोशंस में आके काम कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट आपका होगा नहीं और फेलियर होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उद्यमिता में व्यवसाय योजना तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखो, बिजनेस प्लान तो कह रहा है बिजनेस प्लान उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये व्यवसाय की दिशा को निर्धारित करता है, ये व्यवसाय के लक्ष्य यानी कि टारगेट को निर्धारित करता है, ये रणनीतियाँ अपनाता है। ये योजना न केवल उद्यमी को अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद करती है, बल्कि कौन कौन इन्वेस्टर्स होंगे, कौन भागीदारी होंगे, सरकारी निकायों के साथ कौन बातचीत करेगा, इन सब चीज़ों में भी बड़ी हेल्पफुल होती है। यानी कि हमें कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितने डिपार्टमेंट रखने हैं, किसका क्या काम होगा, सारी चीज़ सेटअप रखनी पड़ेगी, कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, वो सारा हमें एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और ये सब बिजनेस प्लान में आएगा।
अब क्या है, व्यवसाय योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें एक दिशा प्रदान करती है, यह व्यवसाय के लक्ष्य को निर्धारित करती है और इन्हें प्राप्त करने का एक ड्राफ्ट तैयार करती है। ये रिसोर्सेज को भी मैनेज करती है कि हमारे पास संसाधन कितने हैं, उन संसाधनों का सही प्रयोग कैसे करेंगे। संसाधनों में पैसा भी हो सकता है, संसाधनों में रॉ मटेरियल भी हो सकता है, संसाधनों में एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, संसाधनों में पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं। तो इन सबको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये सब एक योजना से ही किया जा सकता है। अगर हमने किसी काम की योजना बना रखी है तो रिस्क भी कम होता है। इसके अलावा हमें ये भी पता होगा फिर इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं, पैसे जुटाने में भी मदद होगी अगर हमने पहले से योजना बना रखी है। इसके अलावा डिसीजन लेना बड़ा आसान सा हो जाएगा अगर हमारी योजनाएं पहले से हैं। अगर हमारी योजनाएं पहले से नहीं है तो निर्णय लेना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। व्यवसाय योजना के मुख्य तत्व क्या हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो व्यवसाय योजना की सफलता को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि जब भी हम व्यवसाय योजना बनाएंगे तो सबसे पहले एक समरी बनाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी योजना की समरी है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा स्टार्टअप जो है वो ग्रीन इको सॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाना चाहता है और इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को सस्ते और टिकाऊ उत्पाद मिल सकें। तो यानी कि जो हमारी योजना है उसकी जब हम एक समरी बनाते हैं तो समरी पढ़ने के बाद हमारे सामने ड्राफ्ट क्लियर हो जाता है कि भाई हम किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे। फिर आगे चलकर बिजनेस डिस्क्रिप्शन, यानी कि बिजनेस के बारे में विस्तार से विवरण किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि व्यवसाय का प्रकार क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा और टारगेट कौन कौन से लोग होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक नई फर्म है जो जैविक खाद बना रही है, उन्नत बीज बना रही है। हमारा लक्ष्य यहाँ पर ये होगा कि छोटे और मध्यम किसानों को मजबूत बनाएं। फिर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंपनी हमें टारगेट कर सकती हैं, उससे अच्छा हम प्रोडक्ट कैसे मार्केट में ला सकते हैं। फिर विपणन और बिक्री रणनीति की, यानी कि मार्केटिंग कैसे होगी, सेल्स से कैसे होगी। तो इसमें उत्पाद को बाजार में लाने और बिक्री बढ़ाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, विभाजन आधारित ईमेल कैंपेन या क्षेत्रीय कृषि मेले में जाएंगे, वहाँ लोगों को अवेयर करेंगे, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। फिर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि भाई हमारी सर्विसेज हमें क्या क्या दे रही है। हम पूरी तरीके, जैसे मान लो हमारी खाद कंपनी थी तो हम पूरी तरीके से जैविक खाद दे रहे हैं, जल संरक्षण किट दे रहे हैं, स्मार्ट सिंचाई उपकरण प्रदान कर रहे हैं, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो सकें और फिर वो हमसे प्रोडक्ट खरीद सकें। फाइनेंशियल प्लान लगाएंगे कि कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कितना प्रॉफिट आया है, कितने इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि हमारी टीम के मेंबर्स में क्या क्या स्किल्स चाहिए, उन्हें क्या क्या जिम्मेदारियां देनी है। फॉर एग्जांपल हमारी टीम में अगर 5 लोग हैं तो सीईओ, सीएफओ, मार्केटिंग हेड, ऑपरेशन मैनेजर और प्रोडक्ट डिजाइनर किसको क्या पोस्ट देनी है ये देखेंगे। रिस्क एनालाइज, कितना रिस्क है, कहाँ पर नुकसान हो सकता है, कहाँ फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम एक प्लानिंग करते हैं किसी व्यवसाय की तो एक रोड मैप होती है जो हमारी इंडस्ट्री को सफलता की ओर प्रेरित करती है। इसे तैयार करते समय मुख्य तत्वों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारी योजना सफल होगी, वरना योजना कागजों पर रह जाएगी और रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्टअप क्या है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो हमारा क्वेश्चन होगा कि एक व्यावसायिक उपक्रम को आरंभ करने में वित्त स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, छठा क्वेश्चन हमारा। 7वां जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन होगा पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा, चैप्टर नंबर 14 से। इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा हम जो है अगले भाग में करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन से मिले रहे कि हम अगली वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करें। क्वेश्चन नंबर 8 एमएसएमई से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 13 9वें और 10वें की चर्चा भी उससे अगली वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।